हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे थे, पीछे आवाज सुनाई दे रहा है साफ साफ? थोड़ा भी दिक्कत हो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? प्यार से खड़ा होकर के, सर थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम है ना? तो प्रस्तावना का हमने जैसा कल बताया कि एक एक शब्द हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान सभा के लिए महत्वपूर्ण था, देश के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि सुभाष कश्यप ने भी कहा कि प्रस्तावना का एक एक शब्द चित्र है, जो बोलता है, कहानी कहता है कि नहीं? तो कितना महत्वपूर्ण है। और हमारे परीक्षा के लिए भी उसका जो है एक एक शब्द, इसको हटाइए तो धर्मवीर जी, क्या कुर्सी रख देते हैं इस पर, है ना? तो हम आपको कल से शुरुआत फिर से किए हैं, है ना? तो उसके अंतर्गत आपको कल बताए थे कि आपको प्रस्तावना याद कैसे रखना है। सब लोग नोट्स लाए हैं ना? चलिए ठीक है, धर्मवीर जी चादर लेकर रखना, लेकर रखना कमरे में। कितना नंबर पेज है? 39। ठीक है, तो जिनके पास नोट नहीं है वो इसका सहारा लीजिए, फिर नोट्स ले लीजिएगा, है ना? तब काम हो जाएगा आपका। पीछे दिखाई दे रहा है? बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है ना? कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं ना है? क्योंकि अभी नया क्लासरूम है, इसलिए हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको हम कल पूरा समझा दिए थे, केवल उसको लिखाना बाकी है ना? आपको हमने यह भी बताया कल आते आते सबसे पहले कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है कि नहीं है? यह बात किस केस में फाइनल हुआ कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य? पूरा बोलिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यह केस कब हुआ था? 1973 में। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उस निर्णय के अनुसार ये प्रस्तावना जो है ये भारतीय संविधान का अंग है। अर्थात इस प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 368। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 368। ठीक है। अब ये जैसा कि बहुत शुरू में ही आपको समझाए थे कि ये जो प्रस्तावना है वो संविधान सभा द्वारा सबसे पहले जोड़ा गया। क्या? बिल्कुल, जो समझा दिए वो उल्टा पुल्टा बोलेंगे। सबसे बाद में, सबसे अंत में जोड़ा गया, लेकिन संविधान के किताब में कहाँ रखा गया? सबसे पहले रखा गया। क्लियर है ना? यह जो प्रस्तावना है वो किस पर आधारित है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कब प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव? 13 दिसंबर 1946। उसी को लास्ट में जब संविधान बनकर तैयार हो गया ये पूरा का पूरा, तो लास्ट में कहा गया कि ना भाई हम लोगों को एगो कास्टिंग दिखाना होगा, इंट्रोडक्शन बताना होगा, नहीं तो इतना मोटा संविधान बहुत लोग नहीं भी पढ़ेगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सारी बातों को हम संविधान में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आने वाले समय में उत्पन्न होगी ना, तो फिर एक तो भावना तो बताना पड़ेगा ना, मेरा उद्देश्य क्या है। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि हम सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या आ सकती है, उसके बाहर का समस्या नहीं आएगा। बिल्कुल आ सकता है, कोई नया समस्या भी तो आ सकता है ना। तो जब वो नया समस्या आएगा जिसका जवाब ना संविधान में है ना कानून के किताब में है, तो उस परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय को कहां से स्रोत मिलेगा कि हम कैसे काम करें? तो क्या पड़ेगा? प्रस्तावना। यानी जहां भी संविधान अस्पष्ट है, मौन है, चुप है, लगता है इसका जवाब हमको कहीं मिल ही नहीं रहा है, वहां पे सहारा किस चीज का लिया जाना चाहिए? प्रस्तावना का सहारा लिया जाना चाहिए।
विश्व के देशों में सबसे पहले किस देश ने? अमेरिका ने। उसके बाद विश्व के कई देशों ने इसको अपनाया, जिसमें भारत भी एक देश है। तो यहीं पे आप लोग चलिए भरते चलिए थोड़ा तेजी में। विश्व में सर्वप्रथम, बस खाली बोर्ड पे देखिए भर लिए हैं, अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना जो है सम्मिलित किया गया था। तदोपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी एक देश है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का क्या है? सारांश है, दर्शन है, आदर्श है। प्रस्तावना का एक एक शब्द चित्र है जो बोलता है, कहानी कहता है। किस चीज का? तपस्या, त्याग और बलिदान की कहानी। वेरुवाड़ी यूनियन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट एवं संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब है समझ में नहीं आ रहा है, ये बात है कि नहीं है, है ना, संदिग्ध है, वहां संविधान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एवं प्रस्तावना स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। प्रस्तावना में एक्चुअली हम क्या करेंगे, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, इस सब का वर्णन मिलता है। औपनिवेशिक यानी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान जिन आशाओं एवं आकांक्षाओं को संजोया गया था, उसकी अभिव्यक्ति किसमें हुई है? प्रस्तावना में हुई है। इस प्रकार भारत का संविधान जो है किसी वाद विचारधारा से जुड़ा विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दर्शन का अनुयायी नहीं, वरन भारतीयों के मानस, आशाओं एवं आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। भारत के संविधान की आस्थाएं, आधारभूत मूल्य तथा सिद्धांत व्यवहार उपयोगी है। ये परिचय हो गया। अब ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आप लोग बताए हैं, यह प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 46 को रखा था और संविधान सभा द्वारा इसे 22 जनवरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है आप लोग तैयारी। चलिए अब प्रस्तावना का जो एक एक शब्द है उसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे। सारे एक एक शब्द पर समझिए, एक एक क्लास ले लिए हैं। ये लगभग चौथा पांचवा प्रस्तावना से रिलेटेड क्लास है, लेकिन संजोग है कि कुछ बीच में डिस्टर्ब हो जा रहा है। हाँ, आवाज नहीं जा रहा है, कट कट के आ रहा है। हेलो, सुनाई दे रहा है? ठीक है, अब हम लोग प्रस्तावना के एक एक शब्द को जो समझ लिए हैं आप लोग बोलिए, जैसे कि हम पूछेंगे, मन में सवाल लाना है और इसी टाइप से आपको याद रखना है। बाकी आप अगर याद रख सकते हैं हनुमान चालीसा समझ के तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं याद रख रहे हैं तो कम से कम मन में सवाल उत्पन्न कीजिए। कोई शब्द आए तो ये सोचिए, न्याय, कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता है ना, समानता, बंधुत्व की भावना, ये सब जैसे परीक्षा में देखिए आप क्वेश्चन दिमाग में राइज कीजिए, उठाइए कि हमारा देश कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या भर लिया है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इन सारे शब्दों का अर्थ क्लियर है। इनका पहला क्लास होगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, आज हम रिवीजन नहीं करेंगे, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। न्याय, तो हमारे देश में कितने तरह का न्याय? 3 तरह का। कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, इसके भी अर्थ को आप समझ चुके हैं। तीसरा शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में किस किस चीज का स्वतंत्रता का बात किया गया है? विचार, है ना, एक स्वतंत्रता में किस चीज का है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इतने सारे शब्दों का जिक्र है स्वतंत्रता में। स्वतंत्रता के आगे, है ना, यानी इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 और 5 शब्द, है ना, यानी स्वतंत्रता में कितना शब्द, न्याय में कितना शब्द, और हमारा देश की विशेषता 5। ऐसे ध्यान में आप रखिए। डुडुआ के ले जाइए, लेके जाइए, है ना। तो इस तरीका से जो है याद दिमाग में जैसे आए ना, हमारा देश कैसा है, तो हमारे देश तो तुरंत ये 5 गो शब्द है। मान लीजिए एगो भूल गए तो तुरंत रहेगा 5 गो है तो एगो भूल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो भूल रहे हैं, हो सकता है भूल जाए, लेकिन अगर ये ध्यान में रह जाता है, वो बात जान लीजिए, ये तब है लेकिन यहाँ ध्यान में रह जाएगा, है ना। तो इस तरह तो स्वतंत्रता में जो शब्द है उसमें हमने शब्द का अर्थ बता दिया था।
एक बार रिवीजन करा देते संक्षेप में। विचार का मतलब, आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि आप किसी भी तरह के विचारधारा को रख सकते हैं। लेकिन हम फिर कह रहे हैं, हमारे संविधान में अपवाद भरे हुए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं, है ना। कोई भी चीज निरपेक्ष नहीं है। हम कोई भी तरह का विचारधारा रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम देश तोड़वा दें, देश में दंगा करवा दें, है ना, या कोई ऐसा विचारधारा रखे जिससे किसी वर्ग विशेष के लोग को हानि हो। मेरी बात समझने का कोशिश कीजिए। कुछ लोग इंटर पास करके आए हैं, वो लोग को थोड़ा मेरा बात नहीं समझ में आता है। नहीं समझ में आए पूछिए, पढ़ना आपको यही है, हम जो पढ़ा रहे हैं आज पढ़िए, चाहे आप 10 साल बाद पढ़िए, है ना। इसीलिए घबराइए बिल्कुल नहीं, आप समझने का कोशिश कीजिए, घर पे भी थोड़ा मेहनत कीजिए। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं आपको एक एक शब्द को तोड़ के समझाने का। विचारधारा जैसे होता है ना, बहुत सारे विचारधारा शब्द से परिचित है, साम्यवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, पूंजीवाद, ये सब क्या है? विचारधारा। अब बहुत से गांव में लोग कहता है, तू खराब विचारधारा के आदमी, बड़े थोड़ा सा ना बात करे, लोग नहीं कहता ये खराब विचारधारा का आदमी है। तो विचारधारा एक्चुअली मनुष्य में कई तरह के व्यवहार होते हैं, लेकिन जिसकी उसके अंदर प्रधानता हो जाती है ना, उसकी पहचान उस विचारधारा के रूप में हो जाती है। जैसे मान लिया कि हम सबके प्रति अच्छा व्यवहार करें तो लोग कहेंगे सर उदारवादी विचारधारा के हैं, है ना। अब बात बात में गोली बम बारूद का बात करें तो क्रांतिकारी विचारधारा के हैं, लोग नहीं कहेगा क्या? तो ये है विचारधारा। तो हमारे देश में इस तरह के विचारधारा को रखने की पूरी आजादी है, स्वतंत्रता है। लेकिन फिर हम कह रहे हैं, जब हम मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे तो वहां जो स्वतंत्रता का चर्चा करेंगे तो प्रतिबंध भी बताएंगे। ये सब आजादी दिया गया है, लेकिन प्रतिबंध से युक्त है, मुक्त नहीं है। युक्त का मतलब प्रतिबंध लगाया गया है। शब्द को सीखिए, बच्चा नहीं है आप लोग, अब नए नए शब्द का हम प्रयोग जानबूझ के करेंगे। उस शब्द को सीखना है, क्योंकि इसी शब्द का प्रयोग आपको परीक्षा में करना है ना। तो जो स्वतंत्रता है वो प्रतिबंध से युक्त है कि मुक्त है? हाँ, युक्त है ना। और मुक्त, मुक्त का मतलब हुआ कि कोई प्रतिबंध, अयुक्त का मतलब प्रतिबंध है। क्लियर है ना। तो जो स्वतंत्रता दिया गया है मौलिक अधिकार में, यहाँ पे कोई बात, यहाँ कोई प्रतिबंध का चर्चा नहीं है ना, यहाँ कोई प्रतिबंध का चर्चा नहीं है। यहाँ पर सिंपल लिख दिया गया। जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे ना, तब इसका पूरा आपको अधिकार के रूप में मिलेगा, और वहां पे सब प्रतिबंध लगाया गया है, यानी प्रतिबंध युक्त है। क्या शब्द का प्रयोग कीजिएगा? प्रतिबंध युक्त है। दूसरा शब्द है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचार को व्यक्त करना, अपने विचार को व्यक्त करना अभिव्यक्ति कहलाएगा। और अपने विचार को व्यक्त करना, एक सामान्य इंसान से बोलिएगा तुम्हारे मन में जो है उसको व्यक्त करो तो बोलेगा। व्यक्त, बोलना ही केवल अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि लिखना भी अभिव्यक्ति है। मेरे अंदर कोई विचार आया, उसको लिख दिए, ये भी तो अभिव्यक्ति है कि नहीं है? है ना। इशारा करना, मोबाइल पे टाइपिंग करना, मतलब फेसबुक व्हाट्सएप खेलना, ये सब क्या है? ये सब अभिव्यक्ति की आजादी है ना, है ना। तो आपके अंदर जो भी विचार आ रहा है तो उसको आप जिस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हम फिर कह रहे हैं, मौलिक अधिकार जब पढ़ेंगे तो इसमें बताएंगे, इसमें प्रतिबंध लगा हुआ है। अब ये नहीं कि कोई ऐसा विचार अभिव्यक्त लगी है करने की जिससे दंगा हो जाए, देश टूट जाए, समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन जैसा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इस पर कोई प्रतिबंध हमको नहीं लगा सकता है। हम लोगों को संदेश देना है, धर्म के बारे में देना है, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलत व्याख्या नहीं कीजिए, मतलब ऐसा व्याख्या नहीं कीजिए जिससे दंगा हो जाए। बात समझ रहे ना? इस तरीका से आपको समझना है, ठीक है। अभिव्यक्ति, विश्वास का मतलब ये आपको समझाए थे कि आपको पत्थर को मानना है कि किसी इंसान को मानना है, या किसी अलौकिक पारलौकिक जो नहीं दिखाई दे रहा वैसी शक्ति को मानना, ये आपका समस्या है। आपको जिस पे विश्वास करना है विश्वास कीजिए, है कि नहीं है? ये पूरी आजादी हमारे देश में है ना। धर्म, जो भी धर्म चल रहा है उसमें से किसी को मानना है या कोई नया धर्म लाना है, एकदम आजाद है हम लोग। आप नए धर्म का जन्म दे सकते, तभी तो भारत में लगभग विश्व में जितने धर्म है, अधिकांश धर्म की उत्पत्ति और उसका संबंध भारत से रहा है। हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म, बहुत सारे धर्म है कि नहीं है। तो यहाँ पे आजादी है, आज भी है, संविधान द्वारा प्रदान किया। आप कोई नया धर्म चलाना चाहते हैं, जैसे हम बार बार बोलते हैं हम लोग एक धर्म चलाया जाए, अवतार धर्म, तो बिल्कुल आजाद है हम लोग, अवतार धर्म चला सकते हैं, है कि नहीं है। ये हम लोग का समस्या है, ये हम लोग का प्रॉब्लम है, हम लोग इसको कैसे हैंडल करें। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि आप हिंदू धर्म में जन्म लिए तो हिंदू मरना है, मुस्लिम धर्म में जन्म लिए तो मुस्लिम बन के मरना है। आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए ना,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म में जन्मे, मरे किस रूप में? बौद्ध धर्म के रूप में मरे कि नहीं मरे? इसकी आजादी है तभी तो ना, है कि नहीं? तो ये पूरा हमारा संविधान आजादी देता है। और उपासना, उपासना का मतलब होता है पद्धति। उपासना का मतलब होता है पद्धति, तरीका। यानी कि आप अपना आराध्य किसी को मानते हैं, कोई धर्म को अपनाते हैं, उस धर्म को आप व्याख्या करना है, उस धर्म को अपनाने के लिए आप पूजा पाठ कोई विधि व्यवहार करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आजाद हैं। किसी को साष्टांग मारना है साष्टांग मारे, आदाब करना है आदाब करे, गले मिलना है गले मिले, जो करना है करे, है ना? ये होता है। तो ओवरऑल शब्द ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्रता में 5 गो शब्द है, उद्देश्य का प्रस्तावना में ये 5 शब्द कर्मानुसार याद रखना है आपको। कौन कौन है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अब बात आती है समता। समता में कितने शब्द हैं? कौन कौन? वेरी गुड। प्रतिष्ठा और तो हमने आपको बताया कि ये भारत का जो संविधान है एक अनोखा संविधान है, वैश्विक संविधान है, मानवतावादी संविधान है। अगर संविधान के अनुसार शासन होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए तो आज तक हम लोग का संविधान जिंदा है। वरना इतने दिनों में कई देशों के संविधान बने बिगड़े, लेकिन भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको संविधान से असंतुष्टि हो। सरकार से असंतुष्टि हो सकता है, सरकार का विरोध करिए, लेकिन संविधान का विरोध कभी मत कीजिएगा गलती से। और खासकर जब तक स्टूडेंट लाइफ में है, जब तक स्टूडेंट लाइफ में है ना, संविधान का विरोध नहीं कीजिएगा, वरना आपका नौकरी कभी नहीं लगेगा। इंटरव्यू में पूछे संविधान में क्या कमियां हैं, बोले सर कोई कमी नहीं, अगर कमी होगी तो इसकी समस्या का समाधान संसद करेगा। ये मतलब सर कमी, बाप रे बहुत कमी बा में हो गए तो कोई कमी बा, हाँ तो जा दूसरा देश में जा जा, चलो यहाँ से निकलो, दोबारा नौकरी दी आई। कभी नहीं। संविधान सरकार के विरुद्ध में इंटरव्यू में जवाब नहीं देना चाहिए। जो भी सरकार है, कोई काम कर रहा है ना, बोलिए सरकार का डिसीजन है, जनता फैसला करेगी 5 साल बाद, तो पूछेगा आपने वोट किया था, बोलिए सर गुप्त मतदान है, कैसे बता दे आपको, है ना, तरीका से। ई ना कि ओकरा का हम वोट देवे वाला बानी का ना बुझाता, एकदम न्यूट्रल टाइप का व्यवहार का है। कि अगर आप कल्पना कीजिए डीएम बने, एसडीएम, बीडीओ, सीओ कुछ भी बनिएगा, तो थोड़े कहिएगा मोदी जी के शासनकाल में हम रहे हैं, राहुल के में ना रहे हैं, रहना तो सब में है आपको। तो आपको तो दिखाना है संविधान के प्रति भक्ति कि ठीक है संविधान है, जो सरकार है जो कहेगा, जो आदेश, आप बनिएगा क्या? कभी सोचिए कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका। कार्यपालिका भी 2 प्रकार का होता है। जो नेता लोग है ना वो कुछ समय के लिए कार्यपालिका है, और जो नौकरशाह होता है वो अस्थायी होता है, वो भी कार्यपालिका काम ही करता है। और कार्यपालिका का हम बोले थे काम क्या है? बने बनाए नियम के अनुसार काम करना। सिंपल मतलब कार्यपालिका का क्या मतलब होता है? बने बनाए नियम के अनुसार काम करना। और वही व्यवस्थापिका मतलब होता है नियम बनाना। तो आप व्यवस्थापिका के अंग थोड़ी बनने जा रहे हैं, आप क्या बनने जा रहे हैं? कार्यपालिका। यानी जो नियम बनाने वाला कोई और है, काम आपको करना है। आपको नियम से पसंद ही नहीं है तो काम मत कीजिए, छोड़ दीजिए नौकरी की तैयारी करना, जाइए नेतागिरी कीजिए, संसद में जाइए, कानून बनाइए। संसद दोनों है ना, बताए नहीं तो इसमें से जो लोकसभा का चुनाव होता है, सरकार बन गया तो कार्यपालिका है। ये तो स्टार्टिंग क्लास में समझाए थे, आगे भी समझाएंगे, फिर आएगा संसदीय व्यवस्था। तो संसद में दोनों शामिल है, दोहरी भूमिका है, सरकार की दोहरी भूमिका है। जब वो संसद में बैठती है तो वो व्यवस्थापिका के रूप में बैठेगी। जब सवाल जवाब होगा, कोई काम होगा तो व्यवस्थापिका के रूप में होगा, कानून बनाना होगा व्यवस्थापिका के रूप में। और वहीं सरकार जब बाहर निकल जाएगी संसद से तो सरकार हो गई, कार्यपालिका हो गई, है ना। तभी तो देखते हैं मोदी जी कानूनों बनाने में बैठते हैं, लागू करने में बैठते हैं, लेकिन राहुल गांधी केवल कानून बनाने में बैठते हैं, लागू करने में नहीं बैठते, क्योंकि उनका सरकार नहीं है, कार्यपालिका वे नहीं है, वे व्यवस्थापिका के अंग है। समझे इस तरीका से। चलिए और तो प्रतिष्ठा बात आती है, तो हर मनुष्य मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठित है। हर मनुष्य, इतना याद रखिएगा, जाति धर्म से ऊपर उठिए, सिर्फ मनुष्य के रूप में जन्म ले लिए। मान लिया जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, तुमको याद है पिछले क्लास में कि कोई कहे बिहारी चोर होता है, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? जबकि वो आपको नहीं बोला, मान लिया कि हमको बोला बिहारी चोर होता है, तो आपको क्यों बुरा लग गया? क्योंकि कही रहे हम बिहारी हैं, भाई हम भी बिहारी, तो बिहारी का बोला। तो फिर आप जब आप किसी आदमी को गाली दे रहे हैं तो फिर आपको भी तो बुरा लगना चाहिए ना।
कि भाई हम भी तो इंसान, ये गाली हम पे भी तो पड़ गया ना। तो हर इंसान इंसान के रूप में, मनुष्य मनुष्य के रूप में कैसा है, प्रतिष्ठित है, और उस सबको समान अवसर दो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करो। क्लियर हो गया। उसके बाद कौन शब्द है, बंधुता। तो पहले भर लीजिए, भरिए, तो नोट्स निकालिए, भरिए। बंधुता, लिखिए व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और, नहीं लाए नोट साहब, क्या है, अच्छा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली। हो गया, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाला। अब चलिए समझिए इसको। बंधुता माने भाईचारा, बंधुता का मतलब भाईचारा, सिंपल इसको समझिए। ऐसा नहीं कि आप ये सोचिएगा कि कुछ विशेष अर्थ, सिंपल जो जानते हैं पहले ये सोचिए कि हम इसको सुने कहाँ, ये मत सोचिए मैंने पढ़ा कहाँ है। इसीलिए लोग उसका कमजोर हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। उम्र के हिसाब से भी आदमी सीखता है। अकबर अंगूठा छाप था, लेकिन अनुभव इतना था कि महान शासक बन गया कि नहीं बन गया। ये कोई जरूरी नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तभी आप महान बनिएगा, आप जीवन जी रहे हैं ना, बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो ये सब ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग आप करते आ रहे हैं। बंधुता का मतलब क्या होता है, भाईचारा। बंधुता का मतलब क्या होता है, भाईचारा। तो अगर जिस देश में भाईचारा की भावना नहीं है, वो देश कभी एक हो सकता है, कभी एक नहीं होगा, याद रखिएगा। जैसे आप कहते हैं कि हम गांव के लोग हैं, हम लोग, जैसे मोतिहारी में आप जब आप आए और आपके गांव का कोई आदमी मिल गया तो आपको भले गांव में उससे नहीं बात किए होइएगा, लेकिन मोतिहारी में देखते के हमरे घूमे के नहीं, हाँ देख ले बनी भाई, तुरंत हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते। और जब आप पटना चले जाइए, अब मोतिहारी का कोई आदमी नजर आ जाए, आपके गांव का नहीं, मोतिहारी में किसी जगह का, तो उसको देखते कहिएगा, कहीं देखे होइएगा अब मोतिहारी के ना है, देखते लगेगा आज मेरा कोई अपना है। और जब दिल्ली चले जाइए और वहां पे कोई बोले कहा रे, तो पलट के लगा तो भैया वह था भाई बिहार से, हाँ रौरा हम वही जगह से, तो भाईचारा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। और जब इसी चीज को सोचिए कहीं अमेरिका में है और वहां कोई भारतीय भेटा जाए, अभी इंडिया से, जी हम भी इंडिया से, कहां से, तो उत्तर प्रदेश, अरे हम बिहार से, भाईचारा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, दोनों देश एक होगा। तो यही ना बात कहा गया है कि इससे राष्ट्र का क्या होता है, एकता और अखंडता बढ़ता है, भाईचारा को डेवलप करना है ना। और दूसरी बात, आप किसी को रे तो करके गाली दीजिए और किसी को भाई बोलिए, तो इससे क्या होगा, आदमी का गरिमा न बढ़ेगा। आप गाली दे रहे हैं, उसकी गरिमा को खराब कर रहे हैं, अपनी गरिमा को खराब कर रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा को खराब कर रहे हैं। हम सीधा पहले ही बोले हैं, मनुष्य मनुष्य के रूप में जो है ना प्रतिष्ठित है। हम इंसान के रूप में जन्म लिए, कुत्ता के रूप में जन्म नहीं लिए। देखिए आज हम लोग ऊपर बैठे हैं, नीचे बैठा है बेचारा, है कि नहीं, ये हम पे डिपेंड है। तो जब हम इंसान के रूप में जन्म लिए हैं तो फिर हमारी एक अलग प्रतिष्ठा उसी दिन स्थापित हो गई, उसी दिन स्थापित हो गई। अब हम अपन कर्म करके कुत्ता बने, बानर बने, छुछुनर बने, ये अलग मैटर है। लेकिन जिस दिन हम मनुष्य के रूप में जन्म लिए, ईश्वर ने हमें सबसे ज्यादा इस पृथ्वी ग्रह का गरिमामयी जीव बनाया है। तो हम लोग गरिमामयी हैं और इस गरिमा को समझते हुए बंधुता का व्यवहार करना है। इससे क्या होगा, फाइनली देश में एकता और अखंडता बढ़ेगी। ठीक है, तो ये अच्छा लास्ट शब्द है, अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करने की तिथि। यानी संविधान सभा ने इस संविधान को अंगीकृत माने अंग बनाना, अधिनियमित मतलब कानून का दर्जा देना। अधिनियम का मतलब क्या होता है, कानून। अधिनियम का मतलब कानून, लॉ। अधिनियमित
एवं आत्म अर्पित, यानी हम सब लोग, क्योंकि भारत का संविधान किसने बनाया है? हम लोगों ने बनाया है ना? इस संविधान का प्रस्तावना का शुरुआत किस शब्द से होता है? हम भारत के लोग। अब पढ़ते इस संविधान के लिए करते करते अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित। पंडित जी कैसे कहते हैं? चलिए जल छिड़किए अपने ऊपर, है ना, तो शुद्ध हो गए। तो आत्मर्पित कर लिए, इस संविधान को खुद बनाए और कहें यह मुझ पर भी लागू है। ये सब पर लागू है लेकिन मुझ पर भी लागू है। तो आत्मर्पित करने की तिथि क्या थी? हाँ भरिए, सब लोग भरिएगा, पहले भर लीजिए फिर समझा रहे। लिखिएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, कॉमा दीजिए। लिखिए मिति, 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 मिति मार्गशीर्ष। एक मिनट बड़े बोर्ड पे लिखिए। मार्ग शीर्ष, मार्ग शीर्ष, शुक्ल, शुक्ल ध्यान से लिखिए, सप्तमी। हिंदी महीना है, परीक्षा में देता है, पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से इग्नोर नहीं कीजिए। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, कॉमा दीजिए, सप्तमी, संवत, स पर अनुस्वार व त में हलंत, संवत 2006, 2006 ब्रैकेट में लिखिएगा विक्रमी। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। इसको याद कर लेना, हिंदी का महीना है। आपके घर में जो बुजुर्ग सदस्य होंगे उनसे पूछिएगा, इसका अर्थ वो बता देंगे, हम बताने में असमर्थ हैं, है ना। मिति मार्ग शुक्ल पक्ष होगा, सप्तमी का दिन होगा, संवत अगर देखा जाए तो 2000 उस समय 6 होगा। ओवरऑल ये अगर हिंदी में अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कब लिख गया? 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो इस तरह से हमारे देश का संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करने की तारीख क्या हो गई? 26 नवंबर। लेकिन लागू करने का तारीख क्या है? ये अलग प्रश्न है ना। कानून का दर्जा कब दिया गया, बनाया गया कब, आत्मर्पित कब किया गया, ये सब शब्द आए तो आप 26 नवंबर के फेवर में जाइएगा। जब तक नहीं आए कि इसको लागू, और वो भी अच्छा रहे कि पूर्ण रूपे न लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 के दिन इसको पूर्ण रूप से। बस यही शब्द हैं हमारे प्रस्तावना में, जो आपको हम पिछले 2-4 क्लास से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। हम जब भी सवाल आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि देखिए एक एक सवाल कैसे बन रहा है, कितना सरलता से बन रहा है। ठीक है, चलिए तो एक बार पहले हम प्रस्तावना को पढ़ने जा रहे हैं। आप अपने नोट्स की तरफ देखिए, और एक भी शब्द छूट गया हो तो आप बताइए कि सर सवाल नहीं बनेगा। चलिए आप ऊपर से देखिए, हमारा देश से आप लोग देखिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। बस इसको इस तरीका से आप याद रखिएगा।
एक सवाल नहीं छूटेगा, कितना भी फिल इन द ब्लैंक्स देता है इसमें, है ना, क्रमानुसार ध्यान में रखना है। चलिए अब एक आगे नोट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द एवं उसका अर्थ, तो ये हम आपको बहुत दिन से बता रहे हैं, आप पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि पहला शब्द है हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग, है ना, आपके नोट्स में लिखा होगा, इसमें कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होगा मुझे लग रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, तो आप कहिएगा इसका मतलब हुआ कि संविधान का मूल स्रोत हम लोग हैं, हम लोगों ने इस संविधान को बनाया है। पूछेगा परीक्षा में सवाल, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग से क्या मतलब है, तो इसका जवाब 3-4 होगा, ऑप्शन में देख के जवाब देना होगा। इसका सबसे पहला जवाब होगा संविधान का मूल स्रोत कौन है, हम भारत के लोग हैं, है ना। समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन है, हम भारत के लोग हैं। इसीलिए बताए थे आपको एक सवाल, फिर एक बार रिवीजन कराते हैं, गलतियों से मत भूलिएगा। भारत में पूछेगा भारत में संप्रभु संपन्न कौन है, सवाल पूछेगा संप्रभुता भारत में कहां पाई जाती है, ऑप्शन देगा संसद, मान लिया गया, बी दे देगा संविधान, है ना, इस टाइप से संविधान, सी दे देगा भारतीय जनता, है ना, और डी दे देगा सुप्रीम कोर्ट। तो क्या जवाब होगा, बिल्कुल ध्यान में रखिए, गलती से गलती मत कीजिएगा, ये नहीं दिमाग मत लगाइए संसद हुई रे ना रे संविधान हुई। पहला जवाब क्या होगा, भारतीय जनता। देखिए आपके सामने ने दिखा रहे हैं, समस्त शक्तियों का मूल स्रोत कौन है। तो अगर न्यूट्रली पूछ दे, निरपेक्ष रूप से पूछ दे, भारत में सबसे शक्तिशाली कौन है, जो सबसे कमजोर है, मजाक किए, जो सबसे कमजोर है उसी को संविधान सबसे पावरफुल मानता है। किस अर्थ में मानता है, क्योंकि सरकार हम बनाते हैं, संविधान हम बनाए हैं, भले हम अपना वोट बेच दें, ये हम लोग का प्रॉब्लम है, लेकिन सरकार बनाने का अधिकार किसको है, हम लोग को है। व्यवस्थापिका चुनने का अधिकार किसको, हम लोग को। राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार किसको है, हम ही लोग को है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली, है ना। तो इसीलिए कहते हैं जब भी विधायक का सांसद का वोटिंग होता है तो उसमें आप ये, आपको तो पता नहीं है विधायक और सांसद का काम क्या है। अरे वो हमारे राष्ट्रपति को हमारे नाम पर चुनता है, उसका यह भी काम है। वो हमारे उपराष्ट्रपति को चुनता है, उसका यह भी काम है। तो इतना बड़ा बड़ा काम किसी जातिवादी धार्मिक व्यक्ति को आप सौंप दीजिएगा तो कभी वो देश के लिए सोचेगा, नहीं सोचेगा। तो इसीलिए एजुकेशन पर सबसे ज्यादा बल दिया जाना चाहिए कि लोगों को समझ में तो आए कि हम कर क्या रहे हैं, है कि नहीं। तो तो इस संविधान के मूल स्रोत है, समस्त शक्तियों के केंद्र बिंदु कौन है, हम भारत के लोग। संविधान में प्रवृत्त अंतिम प्रभु सत्ता किसके पास है, अब यही सवाल बता रहे थे, संप्रभुता। प्रभु सत्ता का मतलब संप्रभुता, प्रभु सत्ता संप्रभुता एक ही शब्द हुआ, ठीक है। तो सारा संप्रभुता किसमें है, हम भारत के लोगों में, ठीक है। इस तरीका से 3-4 शब्द, वैसे ही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ बहुत प्यार से समझा दिए हैं। समाजवाद शब्द का अर्थ बता दिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था, कल्याणकारी राज्य, याद आ रहा है ना। पंथ निरपेक्षता का अर्थ बता दिए कि हम लोग का कोई पंथ नहीं, हम लोग सारे धर्मों का समान भाव से आदर करते हैं। लोकतंत्र का मतलब बता दिए, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए किया गया शासन, ठीक है। उसके गणराज्य का मतलब बता दिए, कौन बताएगा गणराज्य का मतलब, चल आप बताइए, आप बताइए, थोड़ा सब लोग को मौका मिलना चाहिए। वेरी गुड, नहीं होता है। गणराज्य किसको कहा जाता है, किस देश को गणराज्य बोलिएगा, जिस देश का सर्वप्रथम व्यक्ति, बढ़ जाइए, जिस देश का प्रथम व्यक्ति जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वह वंशानुगत आधार पर नहीं चुना जाए बल्कि जनता चुने, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जैसे भारत का राष्ट्रपति है ना जनता के द्वारा चुना जाता है इनडायरेक्टली, लेकिन वहीं ब्रिटेन का जो प्रथम व्यक्ति होता है वहां का राजा रानी होता है और वह जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है बल्कि, तो क्या ब्रिटेन गणराज्य है, नहीं है। गणतंत्र है, नहीं है। वह क्या है, राजतंत्र है। वह क्या है, और जिस देश का व्यवहारिक प्रधान, जिस देश का, शब्द ध्यान दीजिएगा, वो राष्ट्राध्यक्ष हो गया संवैधानिक प्रधान। जिस देश का व्यवहारिक प्रधान अर्थात भारत का प्रधानमंत्री
अर्थात ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जनता के द्वारा ही चुना जाए, वहां लोकतंत्र है। यानी भारत का व्यावहारिक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री हैं, और वह जनता के द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल चुने जाते हैं। तो भारत में लोकतंत्र है। अब ब्रिटेन में देखिए, तो ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री होता है और वह जनता के द्वारा चुना जाता है, इसलिए ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है। तो ब्रिटेन में लोकतंत्र राजतंत्र है, अब भारत में लोकतंत्र गणतंत्र है। भारत में लोकतंत्र, इसको हम बहुत प्यार से समझा चुके हैं, है ना। रफली फिर एक बार समझा दिए, मौका मिलेगा आगे भी समझाएंगे, घबराइए नहीं। जिनको नहीं समझ में आया ऑफिस में मिलिए, हम सब समझाएंगे। गणराज्य का मतलब हो गया, न्याय का मतलब 3 प्रकार स्वतंत्रता, ये सब समझ गए हम लोग। व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता। अब ये भी कल बताएं, क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? सिंपल शब्द, एक हाँ या ना में जवाब दीजिए। किस केस में यह निर्णय लिया गया कि संविधान क्लियर है कि नहीं है ना। तो वही बात लिखा गया है 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना। इस प्रकार उद्देशिका संविधान का भाग है। देखिए, जो कल नहीं आए थे, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, थोड़ा बहुत हो रहा होगा, इसको कल बहुत पूरा एक क्लास हम लोग समझे हैं, है ना। अब बताइए, क्या अब इसी आधार पे क्या उद्देशिका यानी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं सर? किया जा सकता है। और इसका निर्णय किस केस में हुआ? केशवानंद केस में। लेकिन केशवानंद केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बताया कि आप संविधान में जहां मन करे छेड़छाड़ कीजिए, लेकिन ढांचा को छोड़ के। तो ये सवाल आगे है, संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत क्या है? बस समझ में आ रहा है कि नहीं? कल सब एक एक लाइन लिखे हैं, चिंता नहीं करना है। चलिए इसको भरिएगा, भरिए। तो भरने के लिए थोड़ा सा दे दिए एक लाइन, आसानी से भर लीजिएगा। संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत। तो ये आधारभूत ढांचा का सिद्धांत का जन्म किस केस में हुआ? केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बनाम केरल राज्य, बस इतना लिखना है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में, वाद का मतलब केस, कल बताया। उच्चतम न्यायालय ने, हो गए, भर लिए, भरिए फिर से पढ़ लेते हैं। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद माने केस में सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के होता है, संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, है ना। इसके अनुसार संविधान में बताया था ना आधारभूत ढांचा क्या है ना। टाइम हो गया, इसलिए छोटला जी बोले बाहर किन हो गया, पूरा रहा है। आधारभूत ढांचा बताया थे ना कल क्या है? वो सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि जब जरूरत पड़ेगा तब हम बताएंगे कौन संविधान में कौन अनुच्छेद, कौन सा शब्द आधारभूत ढांचा है कि नहीं है। बात समझ में आ गया? और उसने व्याख्या क्या दिया? व्याख्या दिया कि जैसे इस मकान में अगर हम लोग पेंट चेंज कर दे, कलर चेंज कर दे, पंखा के जगह एसी लगा ले, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, इसका आधारभूत परिवर्तन नहीं है किंतु इस मकानवे को हम तोड़ के इसका दिशा पलट दे, दुआरी बदल दे, तो वो क्या है? घर का आधार ढह गया। तो आधार का मतलब होता है जिसके परिवर्तन करने से उसका रूप बदल जाए, उसका पूरा स्ट्रक्चर बदल जाए, वो पहचान में ही ना आए, यही आधार है। तो वैसा कौन कौन तत्व है जो संविधान में है, तो ये अलग मैटर है। बट अभी आधारभूत ढांचा समझ गए? ठीक है, अब ध्यान से दीजिएगा। इसके अनुसार संविधान में कुछ ऐसे तत्व हैं जिन पर पूरा संविधान टिका है, फलतः इसे बर्बाद कर दिया गया तो संविधान का आधार क्या होगा? ढह जाएगा। किंतु संविधान में ऐसे तत्व कौन कौन से हैं? न्यायालय ने इस संबंध में कहा कि हम अलग अलग केस के माध्यम से इसकी जानकारी देंगे। और आज तक 1973 से लेकर 2021 तक सर्वोच्च न्यायालय ने जिन जिन तत्व को आधारभूत ढांचा मान लिया है उसका नाम आप लिखिए, पीटीआई होता है परीक्षा के लिए। चलिए देखिए, न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तत्व को आधारभूत ढांचे की श्रेणी में रखा गया है। लिखिए, लोकतंत्र। सबसे पहले लोकतंत्र को आप नहीं खत्म कर सकते। लोकतंत्र को
संसद कोई कानून बना करके इसको नष्ट नहीं कर सकता है। क्या है? आधारभूत ढांचा। बढ़ते चलिए, लोकतंत्र हो गया, विधि का शासन, दूसरे में लिखे विधि का शासन, विधि का शासन, लॉ, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होगा। किसी आदमी का शासन नहीं हो सकता है भारत में, राजा का शासन नहीं होगा। जब भी होगा शासन किसका होगा? कानून का शासन होगा। तीसरा में लिखे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक मौलिक अधिकार। उसके बाद लिखिएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अरे वोट देने का अधिकार, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, अंग्रेजी मीडियम वाले, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। उसके संविधान की सर्वोच्चता, ये सब हम लोग का क्या है? आधारभूत ढांचा है। संविधान से ऊपर है, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की, ध्यान से भरिए, संविधान की सर्वोच्चता जी। 1 2 3 4 सार्वभौमिक वयस्क, वयस्क वोट देते हैं ना, 18 वर्ष से उम्र के सभी भारतीय लोग को वोट देने का अधिकार है ना, इसको कोई छीन नहीं सकता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो गया। संविधान की सर्वोच्चता है ना, ये नहीं कि कोई कानून बना के संविधान को डाउन कर दीजिए, संसद को आगे ऊपर कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को ऊपर कर दीजिए, नहीं, संविधान ही स्रोत है। हर कानून, हर व्यवस्था का स्रोत कौन रहेगा? ये ऊपर है इस अर्थ में। नेक्स्ट लिखिएगा न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनराविलोकन, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू, ये क्या है हम समझा देंगे। ये सब आगे पढ़ना है आप लोग को। अभी यहाँ पे केवल आधारभूत ढांचा का नाम जानिए। ये सब हम लोग का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है कोई कानून बना करके। ठीक है, चलिए आज के लिए रहने दिए, टाइम हो गया है। देख रहे हैं गड़बड़ाने से काम गड़बड़ा जाएगा, आराम से पढ़ा जाए। कल क्लास चलेगा, पता है ना कल कौन दिन है? हाँ, और यही सब्जेक्ट चलेगा कंटिन्यू दीपावली के छुट्टी तक। पॉलिटिक्स